आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो जो चैप्टर है वो क्लास 10 के हिस्टोरी के पहले लेसन से है और इसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी कि यूरोप में नेशनलिज्म का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो देखिए इस चैप्टर में क्या है, किस प्रकार यूरोप में नेशनलिज्म का उदय हुआ, ये समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये पेंटिंग से शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले देखिए इसके बारे में समझते हैं। ये जो फिगर जो दी गया है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। इस पेंटिंग का क्या नाम है? न द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है? इस पेंटिंग में दिखाया गया है द पैक्ट बिटवीन नेशंस। राष्ट्रों के बीच में संधि को दिखाया गया है, उनके बीच में एक पैक्ट को दिखाया गया है। और इस प्रिंट को प्रिपेयर किया है, इसको तैयार किया था, उनका नाम है फ्रेडरिक सोर्यू। और इन्होंने इस पेंटिंग को 1848 में तैयार किया गया था। मतलब इस पेंटिंग को उन्होंने यानी फ्रेडरिक सोर्यू ने 1848 में तैयार की गई है, जिनका क्या नाम है? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। और इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है? राष्ट्रों के बीच में संधि को। तो चलिए अब हम लोग इस किस प्रकार नेशनलिज्म का उदय हुआ वो समझते हैं। इन 1848 फ्रेडरिक सोर्यू, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made of democratic and social republic. He called them. देखिए 1848 में यानी कि 1848 में फ्रेडरिक सोर्यू ने, जो कि फ्रेंच के आर्टिस्ट थे, फ्रेंच के कलाकार चित्रकार, जिन्होंने 4 लगातार श्रृंखला उन्होंने तैयार किया प्रिंट का, जिन्होंने उन्होंने क्या दिखाया? अपने स्वप्न के संसार को दिखाया। और इसमें उन्होंने अपने इस पेंटिंग में डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक नाम दिया। उन्होंने अपनी 4 जो प्रिंट जो तैयार किए, क्रमागत 4 प्रिंट, उन्होंने उसका क्या नाम दिया? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज, इस श्रृंखला की जो पहली प्रिंट है, उन्होंने क्या दिखाया? उसमें शोज द पीपुल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। उसमें यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया है, जिसमें मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। उस पहले श्रृंखला में यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया, जिसमें पुरुष और महिलाएं, जो सभी दर्जे के, सभी उम्र के, सभी दर्जे के, सभी क्लास के, सभी वर्ग के लोग मार्चिंग कर रहे हैं इन ए लॉन्ग ट्रेन। एक लंबी कतार में वो आगे परेड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और स्वतंत्रता की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वहाँ पर वो वंदना कर रहे हैं। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, सभी आ रहे हैं और स्वतंत्रता की देवी मूर्ति के सामने अपनी वंदना कर रहे हैं। एज दे पास बाय इट, जब वो उनके नज़दीक से गुजर रहे हैं, मैन और वुमेन, यूरोप और अमेरिका के, तो वे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने अपनी वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल, जैसा कि अगर आप याद करें तो आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय, फ्रेंच के क्रांति के समय, जितने भी कलाकार जो थे, चित्रकार जो थे, पर्सनिफाइड लिबर्टी एज फीमेल फिगर। उसमें स्वतंत्रता को मानवीयकृत किया, स्वतंत्रता को एक इंसान का रूप दिया, एक फीमेल फिगर का रूप दिया, सीधे बात बोलेंगे तो। यानी कि लिबर्टी के लिए महिला रूप, महिला के रूप में उसे मानवीयकृत किया गया। यानी कि स्वतंत्रता के लिए एक मानवीय रूप, प्रतिमा के रूप में फीमेल फिगर को लिया।
Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand. यहाँ आप पहचान कर सकते हैं कि जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है अपनी हाथ में, एक हाथ में ज्ञान की मशाल लिए है, यानी कि टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट एक हाथ में लिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं चित्र में, ये देखिए, ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है, देखिए इसके एक हाथ में क्या है न, ज्ञान की मशाल है। एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, जबकि दूसरे हाथ में मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र है। जैसा कि देखिए चित्र में हम लोग देखते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पर दूसरे हाथ में देखिए मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र है। ठीक है, क्या कर सकते हैं इंग्लिश में, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। ऑन द अर्थ इन द foreground of the image lie the scattered remains of symbol of absolutist institutions. अगर हम इस प्रतिमा के आगे जमीन पर देखें तो वहाँ पर निरंकुशवादी संस्थान के, यानी निरंकुशवादी संस्थान के बिखरे पड़े सिंबल्स हैं। ठीक है, यानी कि उस प्रतिमा के आगे अगर हम देखते हैं तो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस के जो सिंबल हैं उसके रिमेन्स बिखरे पड़े हैं, उनके अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं। इन सोर्यूज यूटोपियन विजन, यानी कि सोर्यू के कल्पनात्मक दृष्टि में, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, यूटोपियन विजन, जो कल्पना भरी है। तो देखिए, इन सोर्यूज यूटोपियन विजन द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज टिक्निक नेशन। सोर्यू के यूटोपियन विजन में संसार के जो लोग हैं वो अलग अलग राष्ट्र समूहों में बटे हुए हैं, अलग अलग डिस्टिंक्ट नेशंस में बटे हुए हैं। आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स, और उनकी पहचान उनके ध्वजों से होगी। मतलब जो इसमें जो दिखाया गया है यहाँ पर, अलग अलग राष्ट्र का उनके अलग अलग ध्वजों से पहचान होगी। एंड नेशनल कस्टम, और उनकी जो राष्ट्रीय पोशाकें हैं, पहनावे हैं, उससे उनकी पहचान होगी अलग अलग समूहों की। लीडिंग द प्रोसेशन, और देखिए इस जुलूस का जो नेतृत्व जो कर रहा, अगुवाई जो कर रहा है, वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो लिबर्टी के ठीक आगे जा चुके हैं, आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, और वो कौन है, यूनाइटेड स्टेट हैं और स्विट्जरलैंड हैं। विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट, उस समय तक वे क्या बन चुके हैं, राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। ऑलरेडी नेशन स्टेट, वो पूरी तरह से राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर, अगर हम फ्रांस की पहचान करें तो उसके जो क्रांतिकारी 3 रंगे झंडे से उसकी पहचान होती है। हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू, जो ठीक अभी वो स्टैचू के पास पहुंचा है। सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, उसके पीछे पीछे जर्मनी के लोग गए हैं, जो बेयरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, जो अपने हाथों में लाल रंग के, काले रंग के और सुनहले रंग के झंडे को पकड़े हुए हैं। मतलब किस चीज़ का झंडा को धारण किया हुआ है, न काले रंग का, लाल रंग का और सुनहला रंग का। और ये जर्मनी के लोग हैं, और किसके पीछे पीछे गए हैं, न फ्रांस के। इंटरेस्टिंगली, एट द टाइम व्हेन सोर्यू क्रिएटेड दिस इमेज, द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। एक दिलचस्प की बात यहाँ है कि जिस समय सोर्यू ने इस इमेज को बनाए थे, उस समय जर्मन के लोग
यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़े हुए नहीं थे। मतलब यूनाइटेड राष्ट्र का हिस्सा जर्मन नहीं बना हुआ था। द फ्लैग दे कैरी is an expression of liberal hope in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution। देखिए, अपने साथ जो वो झंडे को लेके आ रहे थे 1848 में, वो इस बात के भाव से लेके आ रहे थे कि जर्मन स्पीकिंग के जो प्रिंसिपलिटीज़ हैं, यानी जर्मन भाषा बोलने वाले जो रियासत बड़ी संख्या में जो हैं, वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, संवैधानिक प्रजातांत्रिक संवैधानिक के आधार पर वो राष्ट्र राज्य का हिस्सा बन सके। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। जर्मन लोगों के पीछे पीछे देखिए ऑस्ट्रिया के लोग जा रहे हैं, 2 सिसिलीज के साम्राज्य के लोग जा रहे हैं, लोम्बार्डी के लोग, पोलैंड के लोग, इंग्लैंड के लोग, आयरलैंड के लोग, हंगरी के लोग और रसिया के लोग उनके पीछे पीछे, जर्मनी लोगों के पीछे पीछे जा रहे हैं। फ्रॉम द हेवेंस एबव, ऊपर स्वर्ग से, क्रिस्ट, सेंट एंड एंजल गेज अपॉन द सीन। अगर हम स्वर्ग से देखें तो वहाँ पर देखिए स्वर्ग से जो ईसा मसीह हैं, संत जो हैं और फरिश्ते जो हैं, इन दृश्य पर नजरें गड़ाए हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट, इनका प्रयोग आर्टिस्ट के द्वारा, चित्रकार के द्वारा इसलिए हुआ है टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें संसार के राष्ट्र के मध्य जो भाईचारे हैं, इसके प्रतीक के रूप में इसका प्रयोग किया है चित्रकार ने।